बेटा आज हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ये नीट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग PYQs, द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। ये क्वेश्चन आया है नीट UG 2017 में। थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर caused due to a problem in globin molecule synthesis. Select the correct statement। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी बेटा? देखो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बोथ आर ड्यू टू अ क्वालिटेटिव डिफेक्ट इन ग्लोबिन चेन सिंथेसिस। थैलेसीमिया बोथ दोनों नहीं होते हैं। देखो इसमें से जो थैलेसीमिया होती है वो क्वांटिटेटिव होती है और जो सिकल सेल एनीमिया होती है वो क्वालिटेटिव होते हैं। होता क्या बेटा कि जब सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि एक पॉइंट म्यूटेशन होता है और ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वैलीन आ जाता है। तो ये चारों बीटा, ये जो चारों ग्लोबिन की चेन अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा दो बीटा 4 चेन होती हैं, चारों बनती है, बट एक चेन डिफेक्टिव होती है। बनती चारों हैं, यानी कि क्वालिटी में कमी है, क्वांटिटी में कोई कमी नहीं है। 4 की चारों बनेंगी। थैलेसीमिया में क्या है? थैलेसीमिया में 3 बनती है। 4 चेन होती है तो 3 बनती है, एक बनती नहीं है। तो ये क्वांटिटी कम हो गई ना। 4 चेन बननी चाहिए थी, अभी क्या 3 चेन बन रही है। तो ये क्वांटिटेटिव है। थैलेसीमिया कैसी है? क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है। और ये सिकल सेल एनीमिया कैसी है? ये क्वालिटेटिव है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, आंसर आएगा। देखो थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन ऑयल। हाँ एक ये तो ठीक लग रहा है। लेस सिंथेसिस मतलब एक चैन की सिंथेसिस कम हुई। कितनी चैन ये उसने नहीं बताया, बट लेस सिंथेसिस है तो कुछ हद तक सही है। थर्ड देखते हैं। सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू ए क्वांटिटेटिव, नहीं मैंने बताया था क्वालिटेटिव है। सिकल सेल एनीमिया कैसी है? क्वालिटेटिव है, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। बोथ आर ड्यू टू क्वालिटेटिव, दोनों क्वालिटेटिव नहीं, एक क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसमें क्या बोला? दोनों को क्वांटिटेटिव बताया है, इसमें दोनों को क्वालिटेटिव बताया है, और इसमें सिकल सेल एनीमिया जो कि क्वालिटेटिव है को क्वांटिटेटिव बता दिया और गलत कर दिया। तो ये सही, इसमें लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है। तो ये आंसर आपका बेटा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 137। द जीनोटाइप ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ आर IA, IB एंड IA स्मॉल आई। स्मॉल आई को बेटा मैं IO लिखता हूँ, अभी IO लिखा करो। ये स्मॉल आई भी आप लिख सकते हो। ये स्मॉल आई इसलिए लिखा गया रिसेसिव बताने के लिए, क्योंकि ओ क्या होता है सब पे रिसेसिव होता है, तो आप IO भी लिखोगे तो भी ठीक है। आप ये ध्यान रखो कि वो रिसेसिव होता है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? Among the blood type of their children, how many different genotype and phenotype are possible? कितने तरह के जीनोटाइप एंड फिनोटाइप पॉसिबल होंगे? तो A, B, I, A, ये इससे एक मैं बना के, ये 4 जीनोटाइप और 3 फिनोटाइप आने चाहिए। देख लेते हैं। मैं इसको बना के दिखाता हूँ तुम्हें, देख लो। ये है I, ये हाँ 4 जीनोटाइप ही आएंगे, और I, B, और ये दूसरा कैसा है? I, A, ये A है बेटा, A एंड I, स्मॉल आई को मैंने IO लिखा है बेटा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। आप स्मॉल आई भी लिख सकते हो। तो देखो ये क्या हो गया बेटा? IA बनेगा, यानी ब्लड ग्रुप A। IA ये बन जाएगा, मैं छोटा लिखा थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो ये क्या बन जाएगा? IAIO, तो ये दोनों क्या हो गए? ब्लड ग्रुप A, ठीक है बेटा। ये वाला देख लो, IAIB, और ये वाला देखो IBIO। जीनोटाइप कितने बने? एक ये बना, 1 2 3 4, 4 टाइप के जीनोटाइप बन रहे हैं। और फिनोटाइप कितने बने? ये दोनों मिला करके तो A बन रहा है, यानी एक। ये दोनों मिला करके तो B बना रहा है, तो यानी कि B। और ये एक बना IBIO, ये B बना रहा है। और ये IAIB, ये बन जाएगा AB, ये वाला बन जाएगा AB। तो AB और AB ये 3 तरह के बन रहे हैं फिनोटाइप। जीनोटाइप कितने तरह के बन रहे हैं? 4 टाइप के बन रहे हैं।
ठीक है बेटा, देखो ये वाला जो आई बी और आई ए, ये क्या बन जाएगा, आई ए और आई बी। ये देखो ये मैंने यहाँ पे लिखा ना, तो ये ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। और आई बी आई ओ ये ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। तो ए बी ए बी ये 3 तरह के बनेंगे। जीनोटाइप 4 आएंगे। देखो ये आई ए आई ओ एक, सॉरी आई ए है, ये एक, ये होमोजाइगस ए है, ये हेटेरोजाइगस ए आई ए आई ओ। तो ये 2 जीनोटाइप एक फिनोटाइप लेकर आया। आई ए आई बी एक जीनोटाइप एक फिनोटाइप ए बी लेकर आया। और ये आई ओ और आई बी ये आ गया आई, ये ब्लड ग्रुप बी। तो ए बी और ए बी 4 तरह के जीनोटाइप 3 तरह के फिनोटाइप इस क्वेश्चन में आएंगे। तो बेटा आंसर क्या होगा, हाँ यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, 138, डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ईयर पूछा, विच वन फ्रॉम दोज गिवन बिलो इज द पीरियड फॉर मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो था 1856 से लेकर के 1863 तक, 7 ईयर तक इन्होंने बेटा याद रखना 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया था। 7 कैरेक्टर्स लिए थे इन्होंने, ठीक है। पायसम सटाइबम पे किया था जिसमें 7 क्रोमोसोम होते हैं, एन नंबर। ये 3 चीज़ें 7 करके रही हैं मेंडल के साथ, आप याद रखना। पायसम सटाइबम में क्रोमोसोम कितने, एन नंबर, हैप्लॉइड नंबर कितना है 7, जीनोम पायसम सटाइबम का, ठीक है। कैरेक्टर कितने लिए इन्होंने 7, कितने साल एक्सपेरिमेंट किया 7, कब से कब तक 1856 से लेकर के 1863 तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। पहली बार 1865 में इन्होंने पब्लिश कराया, लेकिन बहुत ज़्यादा इनको सफलता नहीं मिली उसमें। और बाद में 1902 में कार्ल कोरेंस, ह्यूगो de Vries एंड शेरमार्क, इन 3 लोगों ने इनको रीपब्लिश किया, तब जाकर के इनको फेम मिली है मेंडल को, ठीक है बेटा। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 4th। 139, क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। द फाइनल प्रूफ फॉर DNA एज द जेनेटिक मटेरियल came from the experiment of Hershey and Chase of Avery, MacLeod and McCarthy, हरगोविंद खुराना, ग्रिफिथ। देखो हर्षे एंड चेज ये राइट आंसर है। इक्विवोकल प्रूफ किसने दिया था, हरगोविंद बैक्टीरियोफेज पे किया था इन्होंने, हर्षे एंड चेज ने इक्विवोकल प्रूफ दिया था। इन्होंने प्रूफ, इन्होंने ये बताया कि जब बैक्टीरियोफेज वायरस किसी इकोलाई, किसी बैक्टीरिया को, जैसे इकोलाई पे बताया था उन्होंने कि जब इन्फेक्ट करता है तो केवल DNA अंदर जाता है, और इन्होंने उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी किया था। तो ये फाइनल प्रूफ था। शुरू तो ग्रिफिथ ने किया था, इन्होंने किस पे किया था, न्यूमोनोकोकस, डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई पे, आर एसिस्टेंट को लेकर के किया था ये माइस के ऊपर। तो ये शुरुआत की थी इन्होंने, उसके बाद एवरी एंड मैककार्टी, ये फिर लास्ट में सबसे हर्षे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट आया जिसने ये प्रूफ किया विदाउट एनी डाउट दैट्स DNA इज ए जेनेटिक मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 40, DNA फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। हाँ नेगेटिवली चार्ज होते हैं, PO4 माइनस माइनस होता है, फास्फेट की वजह से नेगेटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रल नहीं होते, इधर पॉजिटिवली नहीं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, ऐसा तो नहीं है, डेफिनेटली नेगेटिव होते हैं। तो आंसर ये होगा, पॉजिटिवली चार्ज नहीं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, यही आंसर हो जाएगा बेटा। फर्स्ट ऑप्शन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा ऑप्शन इसका। ये क्वेश्चन आया था बेटा, देखो 2017 में ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आया था। इफ़ देयर आर 999 bases in an RNA that codes for a protein with 333 amino acid and the base of at the position 901 is deleted such that the length of RNA becomes 998 bases, how many codons will be altered? अल्टर्ड पूछा, कितने अल्टर्ड हो जाएंगे। अब देखो सीधी सी बात है बेटा, ये कोई RNA है, ठीक है, इसमें 1 2 3 करके कितने हैं 999। अच्छा बेटा 3 का 1 होता है,
तो 999 का कितना हो जाएगा, 333 हो जाएगा ना। 333 कोडान बनेंगे और ये हर एक कोडान एक अमीनो एसिड को सिंथेसिस करेगा। तो क्वेश्चन में भी कह रहा है कितने की 333 की प्रोटीन बनाते हैं, 333 अमीनो एसिड की 333 की अमीनो एसिड की प्रोटीन बना रहे हैं। तो ये भी ठीक है क्योंकि 3 कोडान बनाएंगे तो ये इतना ही बनेगा। बट अब प्रॉब्लम क्या आ रही, प्रॉब्लम आ रही है कि 901 नंबर का, यानी एक सिर्फ यहाँ से चलेंगे 1 2 3 करके, तो यहाँ पे 901 आएगा, मान लो ये वाला है। फिर ऐसे आगे चलते फिर आगे ये पूरी 999 कंप्लीट है इतने, ये 1 है। 1 से लेकर 900 तक तो ठीक है, 1 से लेकर के 900 तक ठीक है, यानी कि 900 को 900 कोडान आपके बिल्कुल, सॉरी बेस पेयर बिल्कुल ठीक है, बेस पेयर नहीं बेसेज हैं लिखे हुए। तो 900 बेसेस ठीक है। फिर 900 के बाद 901 ये इस नंबर का कोडान या में बेस डिलीट हो गया है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में ये है कि बचे कितने, उन्होंने कहा कि एक डिलीट हुआ तो बचे हैं 998। अब मैं यहाँ पे 999 थे तो यहाँ पर 99 ना होकर के अब 98 हो जाएंगे, 998 हो जाएंगे ये। तो कितने कोडान, अब आप ये सोचेंगे कि एक ही गलत हुआ है तो बाकी अभी 333 बनते थे अब 332 बनेंगे, ऐसा नहीं। जहाँ से डिलीट हुआ है उसके बाद के आगे के सभी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि एक डिलीट होने से, क्योंकि कोडान 3 और कोडान के जो आपने पढ़ा होगा जो कोडान की जो क्वालिटीज़ होती उनमें ये था कि कॉमा लेस होता है, यानी आप एक छोड़ नहीं सकते। जिससे आप कोडान पढ़ रहे हैं ये CCUGC, तो आप यहाँ तक पढ़े फिर आप ये छोड़ के नहीं पढ़ सकते, आप यहाँ से पढ़ना पड़ेगा आपको। एक कोडान फिर यहाँ से बनेगा ये वाला, एक डिलीट हो गया तो अब ये डिलीट हो गया ना, तो फिर ये जो इसके आगे कुछ होगा तो उसको ले लिया जाएगा। तो यानी कि ये जो कोडान ये जी, ये मान लो जी है, जी बनता था, यहाँ पर ए मान लो ये ऐसे ए, जी बनता था, अब वो ये तो डिलीट हो गया तो अब ये जी ए बनेगा। अब जी ए बनेगा, कोडान चेंज, अमीनो एसिड चेंज, तो आगे के जितने होंगे सारे के सारे अल्टर्ड हो जाएंगे। तो आंसर इसका क्या, आगे कितने बचे, अरे 99 थे ना, 99 बचे, तो 3 से करोगे तो मैं इसकी रेज करके बताता हूँ, रुको। ये कितने बचे, 99 बचे बेटा भाई, 900 ठीक है, 999 में से 900 ठीक है। अब एक अल्टर हुआ है तो ये आगे के जितना, ये 3 से डिवाइड करो, 33 कोडान जो होंगे वो अल्टर होंगे। अब ऑप्शन देखो, 11 नहीं, 333 नहीं, ये आंसर सही होगा। समझ पाए बेटा ना, क्योंकि जहाँ से ये डिलीट हुआ है उसके आगे के सभी अल्टर हो जाएंगे, यानी कि ये 900 या ठीक है। तो ये कितने बनेंगे, 3 से डिवाइड करोगे 330, ये सही रहेंगे। बाकी आगे के जितने भी होंगे वो सब अल्टर हो जाएंगे, ठीक। 330 मैंने क्यों कहा, नहीं ये 330 नहीं, कितने सही थे, 900 सही थे ना ये, तो हाँ 300, ये 300 सही होंगे, 300 सही बनते कितने थे बेटा, 333, सही कितने रहेंगे 300, ये 1 नहीं, यहाँ से मैंने किया ऐसे 300 तो 33, ये यही अल्टर्न होंगे। वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 141 था ये। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 142। ड्यूरिंग DNA replication, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर यूज्ड टू इलोंगेट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट छोटे छोटे टुकड़े होते हैं मतलब जो लैगिंग स्ट्रैंड पे जुड़ते हैं, और जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनता है ना उसके गैप पर रह जाते हैं, उस गैप को फिल करने के लिए कुछ DNA के फ्रेगमेंट्स आते हैं जिनको ओकाजाकी ने देखा था, इस वजह से उनका नाम ओकाजाकी फ्रेगमेंट पड़ा है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट DNA के फ्रेगमेंट्स होते हैं जो 5' to 3' होते हैं, और जो लैगिंग स्ट्रैंड पर गैप हो जाता है बेटा उस गैप को फिल करने में यूज होते हैं। और वो इलांगेट किस तरफ से होते हैं ये ऑप्शन में पढ़ के आपको बताना है। देखो क्या ऑप्शन बोल रहा है, द लैगिंग स्ट्रैंड, मैं पहले इसको फ्लाइट मोड कर देता हूँ, हाँ, द लैगिंग स्ट्रैंड टुवार्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क,
नहीं देखो, ये डीएनए, एक सेकेंड पेन ले लेता हूँ। हाँ देखो, ये डीएनए है, ये डीएनए है, इसका क्या होना है, रेप्लिकेशन। और यहाँ से मान लो ये ओपन हो रहा है, तो ये ऐसे ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ एक रेप्लिकेशन फॉर्क बनी, यहाँ एक रेप्लिकेशन फॉर्क बनी, रेप्लिकेशन ओरिजिन साइड यहाँ से है। तो अब ये मान लो बेटा, ये 3' to 5' है, ठीक है। तो ये 3' है, तो रेप्लिकेशन किस तरफ से होगा, 5' से होगा। तो ये वाला जो बनेगा, नया वाला बनेगा, वो ये वाला बनेगा 5' to 3', ठीक है। अब इसके अपोजिट ये वाला डिसकंटिन्यूअस बनेगा, ठीक। इधर यहाँ ऐसे बनेगा कंटिन्यूअस, और यहाँ इधर डिसकंटिन्यूअस, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे। समझ में आ रहा है ना। अब तो देखो, ये वाला जो कंटिन्यूअस वाला ये हो जाएगा लीडिंग स्ट्रैंड, ये जो डिसकंटिन्यूअस बन रहा है ये हो जाएगा लैगिंग स्ट्रैंड। अब यहाँ पे गैप है, इन गैप को फिल करने के लिए आएगा, तो यहाँ पर गैप को फिल करने के लिए लैगिंग स्ट्रैंड। अब देखो क्या हो रहा है, लीडिंग स्ट्रैंड, द लैगिंग स्ट्रैंड टुवार्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क, नहीं, द लीडिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क। लीडिंग स्ट्रैंड पे बनेगा नहीं, बनेगा लैगिंग पे, द लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क से, हाँ ये देखो, इधर भी रेप्लिकेशन फॉर्क से ये दूर जाता हुआ है, और इधर भी नीचे वाले पे भी। क्योंकि ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये हमेशा 5' to 3' ही सिंथेसाइज हो सकता है। इस वजह से लीडिंग स्ट्रैंड हमेशा रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ, टुवार्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क, और लैगिंग स्ट्रैंड अगेंस्ट द रेप्लिकेशन फॉर्क, सॉरी, ये अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क बनती है। लैगिंग स्ट्रैंड हमेशा अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन। तो बेटा उस वहाँ पे जो गैप को फिल करने के लिए डीएनए के फ्रेगमेंट्स आते हैं, उनको ओकाजा के फ्रेगमेंट्स कहते हैं। तो वो लैगिंग स्ट्रैंड पर इलांगुएट होते हैं, वो भी अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं, जो डायग्राम यहाँ पे मैंने बनाया, ठीक है। ये 5' ये 3', तो इस वजह से इस पे जो बनेगा वो 5' 3' बनेगा, और इधर 3' ये वाला हो जाएगा ना, ये वाला हो जाएगा 5' ये 3', तो इसके अपोजिट इधर बनेगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 143, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए शुड बी मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल सेल। आरएनए होते हैं, ये तो बिल्कुल आपको पता होगा। आरएनए सबसे बहुत ही छोटे छोटे, टीआरएनए भी बहुत छोटे होते हैं, बट आरएनए बेटा बहुत ही अबंडेंट होते हैं। राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। राइबोसोम को फॉर्मेशन करने का मतलब ये है कि जैसे राइबोसोम की सब यूनिट्स होती हैं, तो इसमें आरएनए ही तो होता है ना बेटा। तो ये, और राइबोसोम्स बहुत होते हैं, कितने राइबोसोम होते हैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम मिलेंगे, साइटोप्लाज्म में मिलेंगे राइबोसोम, न्यूक्लियोलस जहाँ पे और बनता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में, वहाँ पर राइबोसोम मिलेंगे, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम मिलेंगे, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आरएनए उसमें होते हैं, तो आरएनए बहुत अबंडेंट होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, एंजाइम की तरह भी वर्क करता है। 28S आरएनए राइबोसोम जिसको बोलते हैं, तो ये मोस्ट अबंडेंट होता है आरएनए, ठीक है बेटा। तो फिर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर डीएनए फ्रेगमेंट मूवमेंट ऑन एग्रो जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, जब हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, ये ऐसे वेल हैं, ये ऐसे वेल हैं, ये यहाँ पे मैंने ऐसे डाला है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एगोरेज जेल भर दिया हम लोगों ने। ध्यान रखना, अगर अगर नहीं होता एगोरेज होता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि इसमें भरा क्या होता है, एगोरेज जेल। अब बेटा ये डीएनए के जो फ्रेगमेंट मैंने यहाँ पे लोड कर दिए, ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स मैंने कुछ यहाँ पे लोड कर दिए, जितने वेल हैं, एक दो जितने भी वेल हैं उनमें सब में लोड। अब ये फ्रेगमेंट ऐसे ऐसे मूव करेंगे, किस तरफ, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस तरफ मूव करेंगे। अब मूव करने का क्राइटेरिया क्या होता है, ऑप्शन देखो। क्राइटेरिया एक होता है बेटा कि जो फ्रेगमेंट स्मॉल होता है वो ज़्यादा तेज़ रन करता है, जो भारी होता है, बड़ा होता है, वो थोड़ा स्लो रन करता है, पीछे रह जाता है। जो बैंड बनते हैं, जो आगे आता है वो छोटे छोटे बैंड बनते हैं,
तो ये बेटा साइज के बेसिस पर डीएनए सेपरेट हो जाते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, ठीक है। पॉजिटिव की तरफ रन करते हैं और साइज के अकॉर्डिंग रन करते हैं। अब देखो ऑप्शन पढ़ोगे आंसर खुद ही आएगा। क्या है? हाँ, द फर्स्ट ऑप्शन, द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फर्दर इट मूव्स। जितना छोटा होगा उतना आगे मूव करेगा, ये बता रहा है। दूसरा, पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट मूव टू फर्दर। पॉजिटिवली चार्ज डीएनए होता ही नहीं है, तो ये तो बात ही कुछ समझने वाली नहीं, ये गलत ही है। डीएनए तो नेगेटिवली चार्ज होता है। नेगेटिवली चार्ज फ्रेगमेंट डू नॉट मूव। नेगेटिवली चार्ज नहीं मूव करेगा तो मूव कौन करेगा? डीएनए तो नेगेटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। हाँ, थर्ड फोर्थ क्या है? द लार्जर फ्रेगमेंट साइज इज़ फर्दर। नहीं, जो लार्जर होगा वो ज़्यादा आगे कैसे मूव करेगा? वो तो मूव करेगा बट वो पीछे मूव करेगा बाद में। आगे आगे छोटे छोटे, बड़े बड़े पीछे पीछे चलेंगे, ये होता है। तो ये भी गलत हो गया। अब देखो, नीट ने बेटा तुम्हें कंफ्यूज नहीं किया एग्जामिनर ने। यहाँ पे ये जो लिखा है, ये थर्ड ऑप्शन देखो, नेगेटिवली चार्ज फ्रेगमेंट डू नॉट मूव एट ऑल। ये जो बेटा लिखा है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग लिखा है, ताकि आप कंफ्यूजन। अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि जो डीएनए जो नेगेटिवली चार्ज मूव फर्दर, तो आप कंफ्यूज होते कि नेगेटिवली चार्ज तो मूव करते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते, इसलिए अब दो स्टेटमेंट देखो, ये पहला स्टेटमेंट तो सही है, इसमें ये भी सही हो जाता, तो इसलिए इसको टोटली गलत ही लिखा गया है। क्या लिखा गया? डीएनए चार्ज नेगेटिवली चार्ज डू नॉट मूव करते हैं, नेगेटिवली चार्ज मूव करते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अब क्या होगा, कौन कैसे मूव कर रहा है? तो साइज के बेसिस, जैसे मैंने पहले बताया ना बेटा, सारे स्टेटमेंट गलत हैं इसमें। स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज फर्दर इट मूव। जो ज़्यादा छोटा होगा, जितना छोटा होगा उतना आगे मूव करेगा, तो साइज के बेसिस पर वो सेपरेट हो जाएगा। तो इसमें बेटा आंसर होगा आपका फर्स्ट, ठीक है। इसमें आंसर हो जाएगा बेटा आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 145, डीएनए रेप्लिकेशन बैक्टीरिया अकर्स। रेप्लिकेशन, अब ये डीएनए रेप्लिकेशन बैक्टीरिया में कैसे होता है? विद इन न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कहाँ होता है? बैक्टीरिया में न्यूक्लियोलस कहाँ होता है? नहीं होता ना। प्रायर टू फिजन, हाँ जब फिजन होगा, जब बाइनरी फिजन करता है उससे पहले डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो ठीक है। जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन, नहीं। ड्यूरिंग एस फेज, एस फेज बैक्टीरिया में नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो एस फेज होती। हाँ, जब बैक्टीरिया डिवाइड कर रही होती है, जब बैक्टीरिया बाइनरी फिजन कर रही होती है, उस वक्त वो बाइनरी फिजन करने से पहले डीएनए रेप्लिकेशन करती है, और वो बैक्टीरिया दो पार्ट्स में उसका फिजन होता है, टूट जाती है, और फिर ये दो बैक्टीरिया बनते हैं, डॉटर बैक्टीरिया। तो ये सही है, प्रायर टू फिजन, ये वाला बिल्कुल सही है आंसर आपका। बेटा क्वेश्चन नंबर 146, क्वेश्चन नंबर 146 क्या है? 146, स्प्लाइसोसोम आर नॉट फाउंड इन सेल्स ऑफ। किसकी सेल्स में स्प्लाइसोसोम नहीं प्रेजेंट होते हैं? स्प्लाइसोसोम क्या है बेटा? जो स्प्लाइसिंग में हेल्प होते हैं, जिसमें कुछ प्रोटीन्स होती हैं, स्प्लाइसिंग, और siRNA होता है, snRNA, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ये सब मिल करके इंट्रॉन को कट एंड रिमूव करके एक्सॉन्स को जोड़, एक्सॉन इंट्रॉन होता है ना hnRNA में, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए जो होता है, जो यूकैरियोटिक में बनता है, जिसमें इंट्रॉन एक्सॉन होते हैं, तो उनको स्प्लाइसिंग की जाती है इंट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। दैट इज नॉन फंक्शनल पार्ट ऑफ mRNA। तो रिमूव होने के बाद वो mRNA बन जाता है, जब वो एक्सॉन बचते हैं, फिर कैपिंग टेलिंग, तो ये सब तो वो अलग चीज़ है। बट स्प्लाइसिंग होती है इंट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो ये जो स्प्लाइसिंग होती है इसमें स्प्लाइसोसोम यूज होते हैं। तो बस इसका क्या पूछा है कि स्प्लाइसोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो जहाँ जहाँ स्प्लाइसिंग होती है वहाँ वहाँ स्प्लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। फंजाई में यूकैरियोटिक है बिल्कुल, एनिमल में बिल्कुल प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, प्लांट्स बिल्कुल होती है। तो कहाँ नहीं प्रेजेंट? नॉट फाउंड पूछा है, तो नॉट फाउंड पूछा है, नॉट फाउंड पूछा है, तो बैक्टीरिया में नहीं है, सब में है। तो यानी ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये सही हो जाएगा। तो जो जिसमें नहीं है, तो सिर्फ बैक्टीरिया में नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक बात और,
अगर यहाँ पर आर्की बैक्टीरिया लिखा होता तो वो आपका गलत हो जाता। आर्की बैक्टीरिया में स्प्लाइसिंग होती है बेटा। हाँ, मोनेरा में ही है, प्रोकैरियोटिक है, बट उसमें स्प्लाइसिंग होती है यूकैरियोटिक की तरह। बट अदर जो यू बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, माइकोप्लाज्मा है, आर्की बैक्टीरिया को छोड़ के सब में जितने भी मोनेरा हैं प्रोकैरियोटिक हैं, सब में स्प्लाइसिंग नहीं होती है, स्प्लाइसोम नहीं होता है। सो बैक्टीरिया इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 147, द एसोसिएशन ऑफ स्टोन H1 with a nucleosome includes DNA रेप्लिकेशन अकरिंग। नहीं, जैसे ये आपका स्टोन ऑक्टामर है तो ये ऐसे, फिर ऐसे, ये H1 है। अब H1 पे ये बाइंड कर जाएगा ना जब, तब इसका मतलब इसकी पैकिंग हो रही है। जब ये खुलना हो तब H1 से पहले ये खुल जाता है। ये दोनों स्ट्रैंड को बाइंड करने के लिए होता है। ये आपका DNA है, ये कोर हिस्टोन हो जाएगा, ये H1 है। ठीक है बेटा, ये H1 है, तो ये इसका मतलब पैकिंग हो रही है। देखो ऑप्शन पढ़ते हैं बेटा। DNA रेप्लिकेशन अकरिंग नहीं, द DNA इज कॉन्डेंस्ड इनटू क्रोमेटिन। हाँ, कंडेंसेशन हो रहा है, क्रोमेटिन फाइबर बनने जा रहा है, यानी कि पैकिंग होने जा रही है इसकी, तो ये सही हो सकता है। द DNA डबल हेलिक्स इज एक्सपोज, नहीं एक्सपोज नहीं हो रहा, पैक हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन नहीं, ट्रांसक्रिप्शन की बात ही नहीं। जब वो ट्रांसक्रिप्शन कब होता है? जब रेप्लिकेशन होता है, वो ओपन होता है, और उसके बाद पैक होने के बाद फिर ओपन होता है, तब ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन होने का मतलब ओपन होने जा रहा है, बट ऐसा नहीं, ये पैक होने जा रहा है। ये आंसर सही होगा आपका। देखो बेटा, ये क्वेश्चन आया है एम्स 2017 में। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RNA फ्रॉम DNA इज नोन एज, RNA से DNA फॉर्मेशन, अच्छा फॉर्मेशन ऑफ RNA फ्रॉम DNA, ठीक है सही। ये DNA है, DNA से क्या बनेगा? RNA बनेगा। इस प्रोसेस क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। तो बिल्कुल बेटा सीधा सा क्वेश्चन आ गया है, तो एम्स में पूछा गया। बताइए, इतना इजी क्वेश्चन। देखो, DNA से DNA बनना, रेप्लिकेशन, DNA से RNA बनना, ट्रांसक्रिप्शन, और उस RNA से प्रोटीन बनना, ट्रांसलेशन होता है। DNA से RNA में बेटा स्क्रिप्ट ही तो चेंज होती है, इसीलिए तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो DNA से RNA ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 149, क्वेश्चन नंबर 149, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 149। इफ बेस सीक्वेंस ऑफ mRNA इज 5-UACUGUACGUACG and so on 3 then what will be the sequence of template strand? टेम्पलेट स्ट्रैंड पूछा है। अब बेटा ध्यान देना, अगर ये जहाँ पे ये शुरू में देखो RNA इज 5 ये यहाँ पे लिखा हुआ है 5-UAC, अगर इसी जगह पर मैं 3 कर देता, क्वेश्चन में 3 होता, ये केवल यहाँ पे 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, अपोजिट उल्टा कर दो केवल, तो यही जो लिखा हुआ है सीक्वेंस ना, यही इसका टेम्पलेट स्ट्रैंड हो जाता। क्योंकि RNA की सिंथेसिस भी 5 to 3 होती है, तो 3 वाले सीक्वेंस, यानी 3 वाले सीक्वेंस 3-5, ये वाला होता है टेम्पलेट, और ये 5 to 3 बनता है mRNA, और ये वाला जो 5-3 होता है DNA का, ये वाला हो जाता है आपका उसका कोडिंग हो जाता। तो फिर ठीक है, अब टेम्पलेट स्टैंड देखो क्या होगा। इसका उल्टा हो जाएगा टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा CG। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं बेटा, CG नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, UAC है 5 पे ना, तो यानी अगर इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा A की जगह पर हो जाएगा T, DNA है ना, टेम्पलेट स्टैंड DNA की है, क्योंकि mRNA जो बना इसका सीक्वेंस से दिया हुआ है। तो टेम्पलेट DNA में क्या, कौन सा स्टैंड टेम्पलेट स्टैंड रहा होगा, कौन सा कोडिंग रहा होगा, ये पूछा जा रहा है।
सी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, जी हो जाएगा। ATG देखो सबसे पहले किस में है, 5' पे। ATG है ये वाला, ये भी TAC है, तो ये वाला केवल दिया हुआ है इसमें, तो यही सही हो जाएगा। और किसी में है नहीं बेटा, बहुत आसान इसलिए है क्योंकि ऑप्शन में ATG और इसके अलावा और किसी ऑप्शन में आप पूरा पढ़ोगे तो यही निकल के आएगा। समझ गए ना बेटा। देखो ये DNA है, जिससे ये DNA है, इसको समझ लो थोड़ा सा, ये DNA है। अब जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो दोनों स्टैंड अलग होंगे, मैं इसको सही से समझाता हूँ। ये ऐसे DNA है, ट्रांसक्रिप्शन होगा दोनों स्टैंड अलग होंगे, ये हो जाएगा 5', ये 3', ये 3', ये 5'। तो अब RNA किधर बनेगा, इस स्टैंड पर बनेगा या नीचे वाले पर बनेगा। देखो बेटा RNA बनता है हमेशा 5' to 3', यानी ये जो इस ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, इस वाले स्टैंड पे बनेगा। ये 3' to 5' हो जाएगा आपका टेम्पलेट स्टैंड, ये वाला हो जाएगा कोडिंग स्टैंड, ये हो जाएगा टेम्पलेट स्टैंड, ये वाला। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा था, 149, 150 देखते हैं। ये 150 देखो बेटा, यहाँ पर हिस्टोन बना हुआ है, ये न्यूक्लियोसोम बना हुआ, DNA का न्यूक्लियोसोम मॉडल पैकिंग हुआ है, अर्ली पैकिंग है। जब DNA पैकिंग शुरू होती है सबसे पहले क्या बनता है बेटा, न्यूक्लियोसोम बनता है, बीड एंड स्टिंग मॉडल जिसको बोला जाता है। तो देखो बेटा ये ए है, जो ये वाला जो सीक्वेंस है, ये एक मिनट करने लेता हूँ। ये वाला देखो, ये DNA जा रहा है, ये आपका हिस्टोन है पूरा, ये H1 है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बना के बताया भी था। और ये पूरा आपका ऑक्टामर है, ये वाला, ये पूरा ऑक्टामर है न्यूक्लियोसोम। इसमें H2A, H2B, H3, H4 ये ऐसे होते हैं। और तुम्हारा H1 अलग होता है, यहाँ पर जो दोनों इसको होल्ड कर रहा है, इस स्टैंड को, इस स्टैंड को होल्ड कर रहा है। ठीक है बेटा, तो ये सब है ना। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, आंसर देते हैं। ऑप्शन पढ़ो। ए क्या है, ये ए वाला, ये क्या है, DNA, हाँ बिल्कुल सही। बी क्या है इसमें, H1B, यानी ये वाला H1 है, हाँ H1 है, बिल्कुल सही। सी क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर, यानी कि सी कौन सा, अच्छा ये वाला, हाँ हिस्टोन ऑक्टामर है, बिल्कुल। और डी क्या है, कोर हिस्टोन, ये वाला कोर हिस्टोन है, इतना ये क्या है, कोर हिस्टोन है। तो सही तो है। आखिर तसल्ली के लिए नेक्स्ट ऑप्शन में पढ़ लेते हैं। ए कोर स्टोन गलत हो गया, ए तो DNA है, साफ साफ दिख रहा है, ये ए तो DNA ही है ना बेटा, ये तो साफ साफ दिख ही रहा है ए वाला, तो उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। थर्ड में ए हिस्टोन ऑक्टामर, नहीं स्टोन तो ए तो DNA ही है। ए H1 हिस्टोन, H1 तो ये अलग ही दिख रही है साफ साफ, कुछ नहीं करना, फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। जब आप आगे का ऑप्शन पढ़ोगे तो आप खुद ही जान जाओगे कौन सा ऑप्शन सही पहला। वैसे आपको अगर पता है तो आप पहले ही पढ़ते ही तुरंत आप आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं बेटा, 151। बिलो डायग्राम रिप्रेजेंट द DNA फिंगरप्रिंटिंग विच इज़ ट्रू अबाउट हाँ डायग्राम लिखा हुआ। तो बेटा देखो, ये DNA फिंगरप्रिंटिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, DNA फिंगर, और क्वेश्चन इजी आते हैं। ऐसा नहीं कि आपसे बहुत ज़्यादा कुछ सैटेलाइट DNA के अंदर के सीक्वेंस पूछ लें, ऐसा नहीं है। आप बस कोई रिपीटेटिव सीक्वेंस नहीं पूछेगा आपसे, हर ऐसे डायग्राम बना के आपने कई क्वेश्चन PYQ में देखे। अब थोड़ा सा टफ आने लगे, बट बहुत ज़्यादा अभी भी नहीं है, बहुत स्कोरिंग है। आपको पढ़ना चाहिए DNA फिंगरप्रिंटिंग। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 4 डायग्राम बने हुए हैं, और ये भी तब लास्ट का जब DNA हाइब्रिडाइजेशन हो जाता, प्रोब से किया जाता है, साउदर्न ब्लॉटिंग के बाद का है। क्या हो रहा है, ऑल आर ग्राफिकली सिमिलर, ABCD आर ग्राफिकली मुझे सिमिलर तो नहीं लग रहा है। पेन ले लेता हूँ, एक मिनट, मुझे बेटा सिमिलर तो नहीं लग रहा है। ऑल आर ग्राफिकली डिसिमिलर, हाँ ये डिसिमिलर तो लग रहे हैं, ABCD सभी अलग अलग हैं, किसी को मैच। अब मैं ऐसा नहीं कि लाइनें खींची तो लाइनें सब में खींची, बट अब ह्यूमन जब आप फिंगर प्रिंटिंग करने बैठेंगे तो DNA तो ह्यूमन का ही होगा ना, तो वो मैच करेगा बहुत। बट जब बहुत ज़्यादा 90 से एबव जब मैच करता है तब माना जाता है कि हाँ ये DNA सिमिलर। तो ये भी डिसिमिलर ही है, ओनली A एंड C सिमिलर, कोई सिमिलर नहीं है, A B and D कोई सिमिलर है ही नहीं। यही आंसर होगा बेटा, बिल्कुल करेक्टली आंसर ये, कोई भी सिमिलर नहीं है। A एंड B एंड C D आर सेपरेट, ये किसी एक बंदे के नहीं है, चार के चारों अलग अलग बंदों के DNA सैंपल्स हैं इसमें। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं बेटा, 152।
मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। केवल मैच करना है, फिर ऑप्शन नीचे दिए हुए वो पढ़ना है। देखो क्या है, एक मिनट, हाँ अब देख लो। AUG बेटा ये तो जेनेटिक कोड से आया है, आपने कोडान पढ़े होंगे। कोडान कौन सा अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, वो आपको मैच करना है। AG है, लेकिन AUG आपको पता है क्या है? स्टार्ट कोडान है। स्टार्ट कोडान किसको? AUG स्टार्ट कोडान। और जब ये आता है तो मिथ्योनिन के लिए, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो पहले से मैच ही है, ए फर्स्ट। यू ये आपको पता है पहला कोडान है, जब बनने लगता है आपका वो इंडेक्स बनाते हैं कोडान की, फिनाइल एलिनिन। AG है, आपको याद होना। देखो कुछ होते हैं तो सभी 64 के 64 आपको याद नहीं होते हैं, बट कुछ होते हैं जो थोड़ा मशहूर होते हैं। मशहूर क्या, जैसे कि स्टार्ट कोडान आपको पता है, स्टॉप कोडान आपको पता है। यू जो लिखा है वो फर्स्ट है इसलिए आपको पता है। मेथियोनिन इसलिए क्योंकि वो स्टार्ट कोडान इसलिए आपको पता है। और AGA ये आर्जिनिन को कोड करता है, ये मुझे पता है, आपको भी पता होगा। ये ऐसे याद रखो, AG आर्जिनिन, ऐसे आर्जिनिन, और ऐसे ये सीक्वेंस वाले होते हैं वो आर्जिनिन को ही कोड करते हैं। GUG ये करता है वैलिन को, ये भी आपको याद होता है। नहीं याद होता तो याद करना पड़ेगा। ये क्यों याद होना चाहिए आपको? ये सिकल सेल एनीमिया में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वैलिन आ जाता है। GAG किसको कोड करता है? GAG ग्लूटामिक एसिड। ये याद करने का ट्रिक ये है, इधर से पढ़ोगे तो ग्लूटामिक एसिड, G फॉर ग्लूटामिक, A फॉर एसिड, G फॉर ग्लूटामिक, A फॉर एसिड, तो GAG है तो किसको कोड करेगा? ग्लूटामिक एसिड को। अब यहाँ पे G एक जगह पे C आ जाता है, GCG, तो अब यहाँ C, तो अब ये चेंज, अब ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या आ जाएगा? वैलिन। और जब वैलिन आ जाएगा तो RBC सिकल सेल हो जाएगी, तो सिकल सेल एनीमिया बोलेंगे इसको। ये डिजीज़ होती है। तो खैर उस बारे में बात नहीं करनी, बट ये इसलिए बताना था कि तुम्हें ये याद रहते हैं कुछ कोडान से जो तुम्हें ज़्यादा, जैसे लास्ट का भी याद रहेगा। जी ये क्या ग्लाइसिन करेगा, GU ये भी ग्लाइसिन करेगा, GC ये सब ग्लाइसिन को ही करेंगे। तो ये कुछ है जो तुम्हें याद रहना चाहिए। तो अच्छा इसमें मैचिंग में क्या होता है, अगर आपको 2 पता है 3 पता है तो बाकी का अपने आप मैच हो जाता है। जैसे ये मैच हो गया, एक सेकेंड पेन ले लेता हूँ। जैसे आपका देखो ये मैच हो गया, यू मैंने क्या बताया? फिनाइल एलेनिन। ये क्या बताया मैंने? आर्जिनिन। तो बस ये तो अब ऑप्शन में देख लो कौन सा है। फर्स्ट का ए तो ये पहला है ये, और बी का थर्ड, हाँ ये भी ठीक है। सी का टू, हाँ ये भी। डी का, हाँ देखो पहला ऑप्शन ही मैच है, आपको ऑप्शन पढ़ने भी नहीं, मैच करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपको मैचिंग में अलग मिलेगा। तो ये बेटा एक क्वेश्चन हो गया आपके PYQ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PYQ रिपीट होते हैं, आपने देखा मैंने कितने, हर ईयर में एक आध क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, थोड़ा बहुत चेंज करके। तो अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका बेनिफिट होगा, डेफिनेटली बेनिफिट आपको मिलेगा नीट के एग्ज़ाम में। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, और फिर क्वेश्चन वैसा रिपीट भी हो रहा है, तो ये तो फिर आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। प्रैक्टिस करते रहें, आपके एग्ज़ाम को बहुत टाइम बहुत कम बचा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और रिवीजन करें। अभी इस समय नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप रिवाइज करते रहें जल्दी से जल्दी, और फिर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर आएँ सिलेक्शन में। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।